जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम सुबह 6 बजे और रात्रि 8 बजे, सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर और रात्रि 8 बजे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए यूपी जीके का मटेरियल देते हैं, लेक्चर्स लेते हैं। सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं और हमें सपोर्ट करें ताकि इससे भी ज़्यादा अच्छा मटेरियल हम लेके आएँ। ठीक है, आज के करंट अफेयर में बीते दिन घटनाओं की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, सनराइज क्लासेस के माध्यम से आपको वही करंट अफेयर सटीक माध्यम से दिया जाता है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की कौन कौन सी घटनाएं हैं। ठीक है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, ये है जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, यानी जेपी नड्डा भी बोलते हैं इनको। तो इनको ही अभी हाल ही में राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया गया है। ठीक है, और जब भी बात होगी राज्यसभा की तो देखो एक चीज याद रखना, क्या भैया? संसद। ठीक है, संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। ध्यान देना, संसद के 3 अंग है। पहला क्या है भैया? लोकसभा। पहला क्या है? लोकसभा। और दूसरा क्या है? राज्यसभा। ठीक है, दूसरा क्या है? राज्यसभा। और तीसरा क्या भैया? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। क्लियर है? जब भी बात होगी लोकसभा की, तो ध्यान देना, लोकसभा में अभी कितनी सीटें हैं? 552। हालांकि नई संसद में बढ़ चुकी हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 250। और जब भी हम बात करेंगे लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन। ठीक है, ध्यान देना, निम्न सदन या निचला सदन। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा को बोला जाता है क्या भैया? उच्च सदन। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। ठीक है, और इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। आप बोल सकते हो कि इसका जो कार्यकाल है वो अनिश्चित काल तक चलता रहता है। ठीक है, तो ध्यान देना है, राज्यसभा में सदन के नेता किससे नियुक्त किए गए? किन्हें नियुक्त किया गया अभी? जयप्रकाश नड्डा को। ठीक है, ये जितना भी जीके जीएस आपको स्टैटिक जीके जीएस बताते जा रहे हैं, सबको छापते जाइए क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान। अभी हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान चलाया है। 2024 का शुभारंभ किया है। तो इसका शुभारंभ करने वाले कौन है? जयप्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा। ठीक है, भारत की सरकार ने पूरे भारत में डायरिया को मुक्त करने के लिए, डायरिया को फ्री करने के लिए जितने भी लोगों को, बच्चों को डायरिया हो रहा है, डायरिया मुक्त भारत बनाने के लिए भी हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया। किसने किया भैया? जेपी नड्डा ने। ठीक है, डायरिया एक प्रकार की बीमारी है जो आंतों से संबंधित है और इसको पूरी तरह खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान चलाया गया। ठीक है, जरा और पढ़ लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यानी नए अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन से हैं? जेपी नड्डा ने सोमवार 24 जून को दिल्ली में स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किया है। क्लियर है? तो ध्यान देना, अब यहाँ पे बात हुई है डायरिया की। तो डायरिया किससे संबंधित है? आंत संबंधित। डायरिया किससे संबंधित बीमारी है? आंत से संबंधित बीमारी है। ठीक है, और यह रोग मुख्य रूप से रोटा वायरस से होता है। ठीक है, देखिए हर वायरस का और बीमारी का ये पता होना चाहिए कि वह कौन सी वायरस से हुई है और वह कौन से अंग को प्रभावित करेगा। तो ये डायरिया है, ये किसको प्रभावित करता है? आंत को। और ये किससे होता है? रोटा वायरस से होता है। ठीक है, यह है साल्मोनेला। ध्यान देना, यह साल्मोनेला या ई कोलाई जैसे जीवाणु के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा आया है स्वास्थ्य मंत्रालय से। यह आंत को प्रभावित करता है और यह रोटा वायरस से होता है और साल्मोनेला या ई कोलाई जैसे जीवाणु से भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की? ठीक है, अभी वह कौन सी संस्था है? ध्यान देना, संस्था के नाम भी पूछ सकता है जो रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, वह कौन सी संस्था है जिसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 को जारी किया? तो उसका उत्तर होगा क्या? अंकटाड। ठीक है, ध्यान देना, उसका उत्तर क्या होगा? अंकटाड। ठीक है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 को जारी करने वाली संस्था क्या है? अंकटाड, UNCTAD। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट
ठीक है, ध्यान देना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और आपको बता दें इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इस संस्था की स्थापना 1964 में हुई थी और यही वो संस्था है जो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 इसने लॉन्च किया है, ठीक है। और आपको बता दें ये जो अंकटाड होता है ना, ये विकासशील देशों, ठीक है, ध्यान देना, विकासशील देश के विकसित के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है, ठीक है। ये एक आकलन बताता है कि अभी जितने भी विकासशील देश हैं वो विकसित देश से कितने पीछे हैं और उनको क्या क्या करना होगा ताकि वह उनके बराबर आ जाए। और ये संस्था निकालती है कौन? अंकटाड, ठीक है। और अंकटाड की बात करें तो यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है, यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान देना, मुख्यालय बहुत ज्यादा जरूरी है। अंकटाड का मुख्यालय कहां पे भाई? अंकटाड का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट है। अब जरा देखते हैं कि ये जो अंकटाड है ये और कौन कौन सी रिपोर्ट, ध्यान देना, ये जो अंकटाड है ये और कौन कौन सी रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, ठीक है। ध्यान देना, रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम हमेशा याद रखें, एग्जाम में आता है। देखिए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है अंकटाड, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट जारी करता है, इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट और कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सब के सब रिपोर्टें जारी करने वाली जो संस्था है वो क्या है? अंकटाड, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने, ठीक है, WCC वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है, ठीक है। हमारे भारत के किस शहर को अभी WCC यानी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने अभी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टैग का टैग दिया है? तो उत्तर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर। उत्तर क्या होगा? जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हॉट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकते हैं। छापते जाइएगा, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते जाइएगा और मैं यकीन कह सकता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा करंट अफेयर के मामले में, ठीक है। तो श्रीनगर को अभी टैग मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का और इसको किसने दिया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल यानी WCC ने श्रीनगर शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है और यह टैग WCC द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास, देखिए सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। और इस संस्था की शुरुआत कब हुई? कब से इसने क्राफ्ट काउंसिल ने जो है सिटी का चयन करना शुरू किया था? तो इसकी शुरुआत हुई सन 2014 से, ठीक है। तो ध्यान देना है श्रीनगर। और जब भी बात जम्मू कश्मीर की होगी तो ध्यान देना, जम्मू कश्मीर का पश्मीना शॉल, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पश्मीना शॉल, इसको क्या मिला है भाई? GI टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिले का, ध्यान देना, किश्तवाड़ जिले का रेशम, किश्तवाड़ जिले का जो रेशम है इसको क्या मिला है? GI टैग मिला है, ठीक है। और इसी किश्तवाड़, ध्यान देना, इसी किश्तवाड़ जिले की एक महिला है जिनका नाम है क्या? शीतल, जिनका नाम है क्या भैया? शीतल देवी। अब शीतल देवी हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि ये पैरा एथलीट है। ये क्या है भैया? पैरा एथलीट, ठीक है। ध्यान देना, ये क्या है भैया? पैरा एथलीट है। और किस खेल संबंधित? तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी संबंधित है। और इन्हीं शीतल देवी को एशिया का सबसे चैंपियन टाइप का बोल सकते हो कि एशिया का सबसे चैंपियन खिलाड़ी कौन है? तो एशिया का सबसे चैंपियन खिलाड़ी कौन है? शीतल देवी। कहाँ की रहने वाली है? जम्मू और कश्मीर की रहने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश संबंधित है? ठीक है, अभी हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश संबंधित है? तो उत्तर क्या होगा? तंजानिया में। यानी पूछ रहे कि भैया नेट्रॉन झील कहाँ स्थित है? तो उत्तर क्या होगा? तंजानिया में, ठीक है। वैसे बहुत सारी झीलें पूछता है। अब जरा मैप में देखते हैं कि मैप में तंजानिया कहाँ पे है। देखिए, इधर हमारा हिंद महासागर है, और ये पूरा अफ्रीका का मैप है। और अफ्रीका के मैप में ये जो आप देख रहे हैं, ये देश सोमालिया है और सोमालिया को बोला जाता है
हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, ध्यान देना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है किसको, सोमालिया देश को। सोमालिया देश से नीचे आएंगे तो इधर देखिए केनिया है, और केनिया से नीचे आएंगे तो हिंद महासागर से बाउंड्री बना रहा है क्या, तंजानिया, हिंद महासागर से बाउंड्री बना रहा है क्या, तंजानिया। तो तंजानिया की ही झील है क्या, नेट्रॉन झील। तंजानिया में एक और झील है ये यहाँ पर, जो युगांडा से बाउंड्री बनाती है और केनिया से भी बाउंड्री बनाती है, ध्यान देना, युगांडा, केनिया और तंजानिया यहाँ से बाउंड्री बनाती है। इसका नाम क्या भैया, इसका नाम है विक्टोरिया झील, ठीक है, इसका नाम क्या है, विक्टोरिया झील। और हमें ये क्यों याद रखना है, हमें इसलिए याद रखना है कि इसी विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी निकलती है। इसी विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला करंट अफेयर क्या है, ठीक है। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। देखिए यही सब तो जीके होता है जो एग्जाम में आता है, तो इसी चीज की तो हमें तैयारी करनी है। केरल के किस शहर को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्यिक शहर घोषित किया गया है, तो क्या है, कोझिकोडे, ठीक है। केरल का जो कोझिकोडे शहर है उसको आधिकारिक तौर पर अभी घोषित किया गया है भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से केरल ने अपनी संस्कृति को बढ़ाया है और केरल का एक प्राचीन इतिहास रहा है, इसी को देखते हुए भारत का पहला यूनेस्को साहित्यिक शहर घोषित किया है कोझिकोडे को, केरल के कोझिकोडे को। तो देखो यहां पर बात आई है केरल की, तो ध्यान देना, केरल में ही क्या है, वेम्बनाड झील, ठीक है, ध्यान देना, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ पे है, केरल में है। और इस झील को हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि यह है भैया भारत की लंबवत झील, ठीक है, भारत की लंबवत झील है, ठीक है, यही है भारत की क्या भैया, लंबवत झील, ठीक है। और जो केरल है, केरल मालाबार तट के पास आता है, ठीक है, मालाबार तट में आता है केरल, जो है वो किस में आता है, मालाबार तट में आता है, ठीक है। और जो वेम्बनाड झील है ये एक प्रकार की कौन सी झील है, ये लगून झील है, ठीक है, ये कैसी झील है भाई, ये लगून झील है, ठीक है। और यहीं पर केरल की 5 कृषि उत्पादों की बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना, जिनको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, जिनको क्या मिला है भाई, जिनको मिला है जीआई टैग। केरल के 5 ऐसे कृषि उत्पाद जिनको मिला है क्या, जीआई टैग। तो देखो अट्टापड़ी, अट्टू कोम्बू आवारा, और अट्टापड़ी थुआरा, और क्या है, ओनाटुकारा एलू, और क्या है कंथलूर वट्टावदा वेलुथुल्ली, और कोंडुगुलूर और पोट्टा बेलारी, इन सबको क्या मिला है, ये 5 प्रोडक्ट कृषि उत्पाद है, इनको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, क्या भैया, लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा, ये है लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा, और ये भारत की पहली महिला जज बनी है, भारत की इंडियन आर्मी की, ध्यान देना, भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा विदेशी मिशन पर भारतीय सेना की पहली महिला जज एडवोकेट जनरल नियुक्त की गई है, ठीक है, ध्यान देना है, लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा विदेशी मिशन पर भारतीय सेना की पहली महिला जज एडवोकेट जनरल नियुक्त की गई है। और जब भी यहाँ पे बात आती है भैया आर्मी की, जब भी बात आर्मी की आती है तो ध्यान देना 15 जनवरी क्या मनाया जाता है भैया, आर्मी डे मनाया जाता है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है भैया, आर्मी डे मनाया जाता है। और आपको बता दें 8 अक्टूबर को बनाया क्या जाता है, IAF डे, ठीक है, यानी इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है। और आपको बता दें वहीं पर 4 दिसंबर, ठीक है, ध्यान देना 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, ठीक है, 4 दिसंबर को क्या भैया, इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, ठीक है। और अभी हमारे दूसरे CDS, ध्यान देना, दूसरे सेकंड नंबर के जो CDS हैं हमारे, वो कौन है, वो है अनिल चौहान, ठीक है, वो कौन है भैया, अनिल चौहान। और पहले हमारे CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये सब आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दीना बोलुआर्ट, ये है दीना बोलुआर्ट, और ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इससे पहले पेरू में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी थी, और ये अभी हाल ही में पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो उनका नाम क्या है,
दीना बोलुआर्ट, ठीक है, दीना बोलुआर्ट। ये पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इनसे पहले कोई नहीं बना महिला, ठीक है। और जब भी बात होती है पेरू की, तो पेरू कहां आता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है और इसकी जो राजधानी है वो क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, ठीक है। और इस देश की मुद्रा क्या है? सोल, ठीक है, ध्यान देना, इस देश की मुद्रा क्या है? सोल। तो पेरू की महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है भैया? दीना बोलुआर्ट। और ये कहां, किस महाद्वीप में आता है? दक्षिणी अमेरिका में आता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है। इसकी राजधानी क्या है? लीमा। और इस देश की जो मुद्रा है वो क्या है? सोल। इसके साथ एक जीके और याद रखना है, विश्व में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन, ठीक है, विश्व में, ध्यान देना, विश्व में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन, किसका उत्पादन भैया? तांबा का उत्पादन, ठीक है। तांबा का उत्पादन कहां होता है? पेरू में होता है, ठीक है। कहां पे होता है भैया? पेरू में होता है। और पेरू के साथ एक देश और याद रखना, चिली, ठीक है। ये दो देश ऐसे हैं दक्षिण अमेरिका के जहां पर पूरे विश्व में तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, चिली और क्या? पेरू, ठीक है। अब यहां पे नाम आया है पेरू का, तो चलो देख लेते हैं कि जो पेरू है वो कहां पे है, ठीक है। पेरू है वो कहां पे? देखिए दक्षिण अमेरिका का ये मैप है। एक तरफ क्या भैया? एक तरफ है यहां पर, इस साइड है अंध महासागर, और इस तरफ कौन सा है? इस तरफ है भैया प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। और ये इस आकार का है। तो यहां पर देखिए, ये यहां पर ये है क्या? आपका चिली देश, जहां पर तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इसी के जस्ट यहां पर ये देश है पेरू, ध्यान देना, इसी के जस्ट यहां पर ये देश कौन सा है? ये पेरू देश है। और इसी देश से, पेरू से ही, ध्यान देना, पेरू से ही अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी निकलती है, पेरू से ही अमेजन नदी निकलती है, ठीक है। कहां से भैया? पेरू से, ठीक है। और पेरू पूछ ले कि भैया पेरू कौन से सागर से तटरेखा बनाता है, तो भैया प्रशांत महासागर से तटरेखा बनाता है, क्लियर है। और जब भी बात होगी दक्षिण अमेरिका की, तो विश्व की, ध्यान देना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जिसका नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां की है भाई? ये है दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला जो हमारा करंट अफेयर है वो क्या है। महाराजगंज में, हमारे यूपी के महाराजगंज में बना विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। तो ये हमारे यूपी जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है और केंद्र लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, महाराजगंज में बना विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। देखिए ये गिद्ध है, जो बाज चील होते हैं उसी प्रकार का ये भी एक प्रजाति है और इसको गिद्ध बोला जाता है। आप इसको जटायु भी बोल सकते हैं। और इसके लिए इसका प्रजनन केंद्र और इसका संरक्षण जो केंद्र है वो खोला गया है हमारे उत्तर प्रदेश के, कहां पर? महाराजगंज में। तो ये यूपी जीके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ध्यान देना, कछुआ, ध्यान देना, कछुआ संरक्षण रिजर्व, कछुआ संरक्षण जो रिजर्व है ये कहां पे खोला गया है? ये खोला गया भैया गोंडा जिले में, ठीक है। कहां पे? गोंडा जिले में। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे, ठीक है, सरयू नदी के किनारे, ठीक है। कछुआ संरक्षण रिजर्व ये कहां खोला गया है? गोंडा में। और कहां पर? सरयू नदी के किनारे, क्लियर है, सरयू नदी के किनारे। और जब भी बात होगी उत्तर प्रदेश की तो ध्यान देना, अमरोहा का ढोलक, ठीक है, अमरोहा का ढोलक, इसको क्या मिला है भाई? इसको जीआई टैग मिला है। और महोबा का गोरा पत्थर, महोबा का गोरा पत्थर, ठीक है, मोरा नहीं है, ये गोरा लिखिएगा, गोरा, ये जल्दीबाजी में लिख गया, गोरा पत्थर, इसको क्या मिला है भाई? इसको भी जीआई टैग मिला है। और बांदा का सजर पत्थर, इसको भी क्या मिला है भाई? जीआई टैग मिला है। और जब भी बात होगी बांदा की, बांदा में नदी बहती है, कौन सी नदी? केन नदी। और केन नदी में क्या पाए जाते हैं भैया? हीरा। केन नदी में क्या पाया जाता है? हीरा। तो इसको ध्यान देना, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं कि अगला क्या है। ठाणे जिले, महाराष्ट्र, ध्यान देना, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवाड़ी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित किया गया, ठीक है। हमारे महाराष्ट्र का थाना जिला है और ठाणे जिले में जो भिवाड़ी तालुका तहसील है उसका जो गांव है उसको पहला कार्बन न्यूट्रल गांव घोषित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब वो जो गांव है वो एक भी कार्बन एमिशन नहीं करता, यानी वहां पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस नहीं निकलती है और
वह पूरा ग्रीन हो चुका है, यानी वहां पर इस प्रकार से विद्युत और ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वहां पर अब कार्बन एमिशन नहीं होता, कार्बन न्यूट्रल हो चुका है, जितनी प्रकृति की जरूरत है बस उतना ही निकलता है और अनावश्यक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें यहाँ पे नहीं निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुई है महाराष्ट्र के ठाणे जिले की। ठीक है, तो जब भी याद रखना महाराष्ट्र की बात होगी तो महाराष्ट्र की लोनार झील, ध्यान देना, महाराष्ट्र की लोनार झील कैसी झील है? ज्वालामुखी निर्मित झील है। ठीक है, ध्यान देना, कैसी झील है? ज्वालामुखी निर्मित झील है। कौन सी झील? लोनार झील। ठीक है, और इसको बोलते हैं, इसी झील को बोलते हैं कि ये उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील भी है। उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है, उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील है। कौन सी झील? महाराष्ट्र की लोनार झील। ठीक है, लावड़ी यहाँ का लोकगीत है, ध्यान देना, लावड़ी, लावड़ी यहाँ का क्या भैया? लोकगीत है। कहाँ का? कहाँ का भैया? महाराष्ट्र का। लावड़ी कहाँ का लोकगीत है? महाराष्ट्र का। ठीक है, और जब भी बात होगी महाराष्ट्र की, ठाणे नाम आया है तो भारत की, ध्यान देना, भारत की पहली रेलगाड़ी, भारत की पहली रेलगाड़ी, भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से भैया चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे। ठीक है, ठीक है, मुंबई से ठाणे इसके बीच चलाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और अगला करंट अफेयर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा करंट अफेयर क्या है। ठीक है, तो जरा देखिए अगला हमारा करंट अफेयर क्या है? ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किस टीम द्वारा चलाया गया था? तो टीम क्लॉ। ठीक है, ध्यान देना, किस टीम द्वारा? टीम क्लॉ द्वारा। ठीक है, और भारत में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किसके लिए चलाया गया था और किस टीम के द्वारा चलाया गया था? तो उत्तर क्या होगा? टीम क्लॉ। ठीक है, और किनके लिए चलाया गया था? ध्यान देना, विकलांगजन के लिए। ठीक है, विकलांगजन के लिए चलाया गया था। आपको बता दें हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे विकलांग व्यक्ति हैं जिनको दुनिया एकदम आपको बता दें ऐसे नज़रिए से देखती है कि जैसे वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो उनको हिम्मत देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए कि नहीं, वो व्यक्ति भी इस जीवन में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसे में जो टीम क्लॉ है, इन्होंने सियाचन ग्लेशियर में फतह हासिल की है और सियाचन ग्लेशियर में इनकी टीम ने वहां पे रह के दिखा दिया है कि विकलांग जो व्यक्ति होता है वो भी किसी से कम नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने टीम क्लॉ, हाल ही में भारत सरकार ने टीम क्लॉ को विकलांग लोगों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए सियाचन ग्लेशियर पर चढ़ने और विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की मंजूरी दी है। कि मतलब ये एक ऐसी टीम है जिसमें सब के सब क्या है? विकलांग लोग हैं, और ये सियाचन ग्लेशियर पर चढ़ेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम मजबूत हैं, और अगर हमारा कोई अंग या पैर या हाथ या कान नाक गला जो भी अगर खराब है, लेकिन फिर भी हम इस दुनिया में फतह हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है सियाचन ग्लेशियर की, यहाँ पे बात हुई है सियाचन ग्लेशियर की। तो ध्यान देना, जो सियाचन ग्लेशियर है वो विश्व का सबसे ऊंचाई वाला युद्ध स्थल है। ठीक है, जो सियाचन ग्लेशियर है वह विश्व का सबसे ऊंचाई वाला युद्ध क्षेत्र है सियाचन ग्लेशियर। और सियाचन ग्लेशियर आता है काराकोरम श्रेणी में। किस में आता है भैया? काराकोरम श्रेणी में। देखिए वैसे तो हमारा जो जम्मू और कश्मीर और लेह लद्दाख है, देखिए वैसे तो हमारा जम्मू कश्मीर और जो लेह लद्दाख है उसका मैप कायदे से ये है हमारा पूरा जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आपको बता दें इस क्षेत्र से ये वाला जो क्षेत्र है यहां तक, ये वाला जो क्षेत्र है यहां तक, इतने क्षेत्र से यहां पर ये पाकिस्तान, ये पीओके है। क्या? पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। हमारे पूरे इतने जम्मू कश्मीर के इलाके में यहां से देखिए, यहां से लेकर ये पूरा यहां तक कब्जा रखा है, ये क्षेत्र कब्जा रखा है पाकिस्तान ने। और इधर की बात करें तो देखिए हमारा जम्मू और कश्मीर लेह लद्दाख यहां तक है, और इतना पूरा क्षेत्र, ये इतना पूरा क्षेत्र ये अक्साई चीन है, ये अक्साई चीन है, चाइना ने कवर कर रखा है। तो देखो ये जो रेखा बनी हुई है जहां से पाकिस्तान ने कवर कर रखा है, इसी को बोलते हैं क्या? एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो ये चाइना ने जो कब्जा रखा है इसी को बोलते हैं क्या? एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और फिर इसके बाद काराकोरम श्रेणी में ये जो बची हुई जगह है, ये त्रिकोणीय आकार की ये जो बची हुई जगह है, ये है हमारा ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचन ग्लेशियर। यही है हमारा सियाचन ग्लेशियर।
टेम्परेचर, और ये इतना ज़्यादा ऊंचाई में है कि बता दें आपको, यहाँ पर -80 से 100 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी गार्डिंग करती है, और इसके एक तरफ चीन लगा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान लगा हुआ है, इसीलिए हमें इस क्षेत्र को गार्डिंग देना पड़ता है, और ये हमारा ही है। ये भी गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका हमारा है, और ये भी अक्साई चीन वाला इलाका हमारा है, लेकिन अभी फिलहाल ये कंट्रोल में किसके है? चाइना के। और इधर LOC किसके कंट्रोल में है? ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है, तो मैप भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना को लागू किया है। मत्स्य माने मछली, और मछली को और बढ़ाने के लिए मछली की जो मात्रा है, मछली का जो वजन है, मछली की जो आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, उसको और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना को लागू किया है। तो जरा देख लेते हैं कि मत्स्य संपदा योजना में क्या क्या पहलू हैं। अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करना है। मत्स्य क्षेत्र, मछली के क्षेत्र में, ध्यान देना, मछली के क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 20,000 से ज्यादा निवेश करना है, और मछली उत्पादन को 220 लाख मिलियन टन, 220 लाख मिलियन टन तक बढ़ाना है। और आपको बता दें, मछुआरों और मछली पालन की आय दोगुनी करनी है। मछुआरों और मछली पालन की आय दोगुनी करनी है, और उसमें रोजगार सृजन करना है। तटीय मछुआरे गांव में 3,477 सागर मित्र पंजीकृत होंगे। ठीक है, ध्यान देना, तटीय मछुआरे गांव में 3,477 सागर मित्र पंजीकृत होंगे। तो इसके तहत हमें कुल मिला के मछली के उत्पादन को बढ़ाना है। और जब भी मछली की बात होती है, तो नीली क्रांति भारत में लाई गई थी। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। किसके लिए भैया? मत्स्य। ठीक है, मत्स्य उत्पादन के लिए लाई गई थी क्या? नीली क्रांति। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए यहां तक हमारा आज का करंट अफेयर था। इसके बाद कल फिर हम करंट अफेयर लेके आएंगे। बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।